नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के हमारे आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जीवन में होने वाली हर घटना किसी दूसरी घटना से जुड़ी हुई होती है। कारण और प्रभाव का ये सिलसिला भले ही दिखाई ना दे, लेकिन हमेशा सक्रिय रहता है। हमारी आज की कहानी ये दर्शाती है कि एक न्याय में देरी होने से एक और अपराध होता है। मोनिका पॉल का परिवार 7 सालों तक इंसाफ की आस में तड़पता रहा और इसका सीधा असर पड़ा प्रतीश कोठारी की जिंदगी पर, क्योंकि मोनिका पॉल हत्याकांड के एक आरोपी प्रकाश भार्गव ने बेल पर बाहर आकर प्रतीश कोठारी की हत्या को अंजाम दिया। ऐसा लग रहा था मानो आरोपी प्रकाश भार्गव देश की न्याय व्यवस्था को ललकार रहा था। मानो उसे पूरा यकीन था कि भयानक से भयानक अपराध करने के बावजूद उसका बाल भी बांका नहीं होगा। इसी घमंड और बर्बरता के कारण एक 24 वर्षीय युवक के प्राण उससे छीन लिए गए। प्रतीश कोठारी के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसके सपने थे, लेकिन अब ना प्रतीश रहा ना उसके सपने। बस पीछे रह गई एक शोकग्रस्त मां, जिसे वर्षों तक इंसाफ के लिए अकेले ही जूझना पड़ा। पुख्ता सबूत और गवाहों के अभाव में आज की सुनवाई रद्द की जाती है। अगली सुनवाई की तारीख 13 जून। 13 जून। यस योर ऑनर। वकील साहब फिर से डेट? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप रुकिए, मैं बात करता हूं। यस योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज ऑल्सो ओके विद 13 जून। वकील साहब, ये फिर से नई डेट? ये सब देखिए मैडम, हम चाह ले भी कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन उन्होंने एक बार कह दिया कि हेयरिंग नहीं होगी तो नहीं होगी। हमारी कोशिश करने से कुछ नहीं होता। उनके पास ऐसे हजारों केस है और हमारा केस उनमें से एक है। उनके लिए ये भले एक और केस है, मेरे लिए तो मेरा बेटा है ना मैडम, जिसको इतनी। प्लीज बाहर जाके बात करें प्लीज। आइए। माँ, माँ, अगर आप इस तरह कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे चलेगा? You have to be strong. आप ही तो कहते हो कि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें फाइटर बनना है, और जो आखिरी तक लड़ते हैं वो जीतते हैं। मेरी माँ, you have to be strong. मेरे लिए you have to be strong. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तैयारी और आर्ग्यूमेंट्स भी तो कोई चीज होती है ना। ये लॉयर अब तक एक कोर्ट डेट नहीं जुटा पाया। नहीं, वी नीड अ बेटर लॉयर। या तो ये इसकी बस की बात नहीं है, या तो ये एफर्ट ही नहीं डाला। अच्छा, मैं आपको फिर कॉल करता हूं। तब तक आप प्लीज कोई देखिए बेटर लॉयर, कोई रिकमेंडेशंस, कोई कांटेक्ट। थैंक यू। ये क्या है विपिन? अभी तक बैग नहीं पैक किया तुमने? आज का एक ही दिन है, पता है ना? कल पुणे लौटना है तुम्हें। कैसे मॉम, कैसे जाऊं? यहां इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने कंफ्यूजन्स हैं। इट्स अ मेस। ये केस, वो लॉयर, पापा की हेल्थ। आप अकेले कैसे इस सबके साथ यहां, और मैं वहां पुणे में? मॉम, मुझे तो यहां होना चाहिए आपके साथ। पापा's health. How can I? You have to.
फोन पर बात कर लेंगे। चाहिए तो तुम आते जाते रहना, बट यू हैव टू गो, ओके? मैं पापा को खाना खिला के आती हूँ, फिर हम दोनों खाते हैं। तब तक पैक कर लो। लीजिए, खाना खा लीजिए। विपिन निकलेगा कल पुणे के लिए। रुकना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना किया। अच्छा किया। विपिन बेटा, पुणे में सब ठीक है ना? सब ठीक है मॉम। मॉम एक लॉयर है, शालिनी ओसवाल। शी इज गुड। मिस्टर रामचंद्रन जानते हैं उसे। मॉम, इस केस के लिए वही सही है। वी मस्ट मीट हर। टीचर होने के नाते मैं इतने सालों से बच्चों को यही सिखाती आई कि जीवन में चाहे कितनी मुश्किलें आए, हार न मानना। ऐसे में खुद मेरे कमजोर पड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात कभी कभी मैं भूल जाती, लेकिन प्रीतीश हमेशा मुझे याद दिलाता। कहता, कम ऑन मॉम, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। सो मैं लड़ती रहूंगी हौसले के साथ प्रीतीश के लिए। कैसे ये नहीं जानती, लेकिन लड़ूंगी जरूर। जब तक प्रीतीश को इंसाफ नहीं मिलता, लड़ती रहूंगी। I told. हेलो, आओ बैठे रहिए ना। मॉम और डैड और पापा, ये है शरद, ईशानी और मॉम ये है आरती। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना इन्हें। हाँ, मैं कुछ लाती हूँ। बैठो ना। बैठो बेटा। आप लड़ेंगी ना आप हमारा केस? Sure, I'll take up this case. सबसे पहले इस केस को हमें दिल्ली शिफ्ट करना होगा। यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों से आप लड़ रही हैं वो राजनीति में काफी स्ट्रांग हैं। वो इस केस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आप चाहती हैं कि ये केस आगे बढ़े, we have to make sure that this case shifts to Delhi. दिल्ली शिफ्ट किया है केस। यहाँ पर बात कंट्रोल में थी और वहां पर बात हाथ से निकल गई ना, तो क्या करेंगे? अरे क्या उखाड़ लेना दिल्ली ने? पहले भी तो निकल गए थे बाहर, इस बार भी निकल जाएंगे, टेंशन न लो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कुछ कीजिए, निकालिए लड़के को इस बवाल से बाहर। देखते हैं सर क्या पॉसिबल हो सकता है। वैसे भी कन्फेस कर चुके हैं। भार्गव जी, गाजियाबाद से दिल्ली केस शिफ्ट होने पर क्या इससे आपका केस कमजोर पड़ गया है? बचने नहीं देंगे इन्हें। भरोसा रखिए मुझ पर, अपने आप पर। मैम, प्लीज मैम, आप पर क्या कोई दबाव डाला जा रहा है? प्लीज मैम, आपने दूसरा प्रोसिक्यूटर क्यों चुना है? कन्फेशन? जी मैडम, मैंने कोई कन्फेशन नहीं किया। और क्या नाम है उस लड़के का? प्रीतीश। प्रीतीश। जी प्रीतीश।
मैं तो उस लड़के का नाम तक नहीं जानता। उसका और मेरी बहन का कोई चक्कर वक्कर नहीं था सर, और जब कुछ था ही नहीं तो मैं मारूंगा क्यों? हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी कन्फेशन की। आपने खुद कहा था कि मैडम जबरदस्ती, पुलिस वालों ने लॉकअप रूम में हमारे साथ जबरदस्ती की, टॉर्चर किया, दबाव डाला, सिगरेट के चट्टे लगाए। कमाल है, हर केस में आपके साथ यही होता है। मोनिका पॉल केस में भी इन्होंने यही बहाना दिया था। इतनी आसानी से किसी की जान लेकर सबके सामने झूठ बोल दिया। समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। आरती, अब आरती ही एक आखिरी उम्मीद है। वो खुद अपनी फैमिली के बीच फंसी हुई है। आरती को दुनिया के सामने सच बताना ही होगा अपने भाइयों के बारे में। अब सब आरती के ही हाथों में है। वाई? अच्छा, मैंने कहा था? किसने कहा था एग्जैक्टली? याद करो जरा, मैं याद करा दूं। बेटा तुम्हारा पेट तो लगता है इस फोन से ही भर जाएगा। अरे रहने दीजिए, शायद कोई लड़की है। क्यों प्रीतीश, कोई स्पेशल? आर यू इन लव? मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, अपने खाना ही खा रहा हूँ। सच बताओ। मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, खाना खा हाँ, रियली? और कितना? आप ऑलरेडी लेट हो, प्लीज आप उसको जल्दी भेजो। 20 बुके चाहिए मुझे। आप जाओ। और ये और 20 और? लगता है सारे महीने की सैलरी इसी में लगा दी है। वैलेंटाइन I'll see you in the evening, हाँ? तो मतलब तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया है ना? बताइए। मामा प्लीज। क्या प्रीतीश? आपको पता है ना, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा मामा, थैंक यू। यू वेलकम। लेकिन इसके लिए पहले हमें आरती के मॉम और डैड से मिलना पड़ेगा। एक्चुअली आंटी, इलेक्शंस है तो मेरे पापा थोड़े से बिजी हैं, पर इलेक्शंस खत्म होते ही मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। मेरे पापा थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, स्ट्रिक्ट हैं। सो इलेक्शंस? तुम्हारे पापा कौन है बेटा? आंटी, मिनिस्टर एसपी भार्गव। आरती कोर्ट से भाग रही है, यूके में जा बैठी है ताकि इस केस से छिप सके। यूके में? तो कोर्ट ने सम्मन भेजे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। उसे जबरदस्ती वहां रखा होगा, डरा धमका कर। उसके भाई ने जो किया उसे देखकर डर गई होगी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, कोर्ट की तरफ से इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे, देखते हैं कैसे नहीं आती। आइए। वारदात के बाद जो केस इतना साफ था अचानक पेचीदा हो गया। आरोपी अपने इकबालिया बयान से मुकर गए। पुलिस पर जबरदस्ती बयान बुलवाने का आरोप लगा। जिस आरती के बयान पर पूरा केस टिका हुआ था, पूनम कोठारी की उम्मीदें कायम थी, वो आरती देश से दूर, कानून की पहुंच से बाहर थी। 3 साल लगे किसी तरह से आरती को कोर्ट तक खींच कर लाने में। 3 साल। और दुर्भाग्यवश इसी दौरान पूनम कोठारी ने अपने पति परीक्षित कोठारी को खो दिया। पूनम कोठारी लगभग हार चुकी थी। उनका हौसला टूटने की कगार पर था जब एक घटना ने उन्हें शक्ति दी, उम्मीद दी। मीडिया के दबाव के कारण एसपी भार्गव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूनम कोठारी को महसूस हुआ कि अब वो इस जंग में अकेली नहीं थी। अरे टेंशन ना लो पापा, ज्यादा ना लंबा चलेगा ये केस, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर लड़ लेना इलेक्शन। याद है सोनू के बाप ने किस तरह थप्पड़ मारा था उसको? जब मोनिका पर गोली चलाकर पहली बार उनके सामने आया तो हमने रोकने की कोशिश की उनको। गलती हो गई हमसे। तभी तुम्हें भी 2 चांटे लगाए होते ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आखिरकार साल 2006 में यह केस आगे बढ़ने लगा। 2006 वो साल था जब 3 हाई प्रोफाइल केसेस ने देश के सामने, देश की न्याय प्रणाली के सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे। और ये वो साल था जब मीडिया से प्रेरित सैकड़ों नागरिकों ने एकजुट होकर एक आवाज में इंसाफ की गुहार लगाई थी और न्यायिक प्रणाली को झकझोर कर रख दिया था। सुदर्शनी सिंह मामला, मोनिका पॉल हत्याकांड और अब
प्रीतिश कोठारी मर्डर केस। इन दोनों मामलों में इस क्रांति के कारण अदालती फैसलों ने पूनम कोठारी को एक नई उम्मीद दी थी। लेकिन क्या इन दोनों मामलों की तरह तमाम रुकावटों के बावजूद पूनम कोठारी को इंसाफ मिला? इंटरनेशनल फ्लाइट है बेटा, कितनी देर? 3 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुंचना होगा। चलो। मॉम, नहीं विपिन, प्लीज अभी नहीं। मैं जानती हूं तुम जाना नहीं चाहते बेटा, किसी और के लिए नहीं, प्रीतिश के लिए। यू हैव टू गो। मॉम, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अकेले छोड़कर आपको मैं... तू मेरी चिंता मत कर विपिन। बेटा मैं जानती हूं तू ये सोच रहा है ना कि प्रीतिश के इंश्योरेंस के सारे पैसे तेरी पढ़ाई में लग रहे हैं। तू उसकी चिंता मत कर। तुझे वहां पढ़ने भेजना, ये सब ये प्रीतिश ही चाहता था ना तेरे लिए। उसका ही सपना पूरा कर रहा है ना तू। चल बेटा, बहुत दूर जाना है। देखता है। अरे ये हमारा फेवरेट शो है यार। और इस बोरिंग चीजें देख के हंसते हो ये बोरिंग है। अच्छा मोबाइल में लगा रहता है, बोरिंग है। मोबाइल में क्या लगा रहता है? चेंज मत कर अब चेंज मत। नहीं नहीं, ये क्या है? अरे देखो, ये चेंज कर देगा अभी। चेंज कर देगा। हटा दे मत। अरे लाओ यार प्लीज यार। देखो मम्मा, अरे जो है ना उसको, कहाँ रह गए थे? आ गई भाई। कहाँ कॉलेज में जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी मैं? कुछ नहीं देख रहे हो तुम लोग? कॉमेडी है, देखो ना। शोर बंद करो ना कॉलेज से। करो एक। कैसा मैंने बनाया? थैंक यू। बस उन्हीं का ख्याल रखना, हमें तो भूल गई। तुम चाय बनाओगे? नहीं, मैं बना दूंगी। तुम लोग चाय पियोगे ना? मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठे बैठ, बस अभी फ्रेश होकर चाय बना के लाती हूँ। तो ख्याल ही नहीं है बिल्कुल। मीठा कम। सुन, अच्छा हुआ मम्मा आ गई, तो तेरे हाथ की चाय पी के क्या हमें मरना था? अरे कुछ भी बोलता है मम्मा। हेलो पूनम जी, आरती आ गई। आखिर आना ही पड़ा उसे। रिक्वेस्ट डिनाइड। डिफेंस ने अदालत से ये रिक्वेस्ट की है कि आरती भार्गव अपना बयान पूनम कोठारी के एब्सेंस में दे। अदालत को डिफेंस की ये दलील मंजूर नहीं है। पूनम कोठारी यहीं कोर्ट में रहेंगी। आपकी फैमिली, खास तौर से आपके भैया प्रीतिश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात का आपको पहले से डर था, अंदेशा था। पुलिस को दिया हुआ अपना ये बयान कोर्ट के सामने रखें प्लीज। प्रकाश भैया प्रीतिश को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि उसे प्रॉब्लम थी तुम दोनों के बीच के रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन मैम, प्रीतिश और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे बस।
दोस्त आरती भी? आज सबके सामने आरती ने प्रीतिश के साथ अपने रिश्ते को झुठला दिया, अपने प्यार को नकार दिया। प्रीतिश ऐसा कभी न करता। काश पहले पता होता। काश प्रीतिश जान जाता कि आरती उसके लायक नहीं। नहीं मम्मा, आज ही लौटूंगा। अब बस थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, लेकिन रात को लेट आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत करना। एंड टेक केयर। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। प्रीतिश, डांस शुरू हो गया, चलो। अच्छा मम्मा, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? अच्छा बाय। लव यू माँ, बाय। लव यू टू। सब नाच रही थी। आपने प्रीतिश को कहीं पर देखा है क्या? नहीं। आपने? एक्सक्यूज मी, आपने प्रीतिश को कहीं पर देखा है क्या? आपने? ओके। हेलो। हेलो आरती। जी आंटी। बेटा प्रीतिश का फोन नहीं लग रहा, वो वहीं है या निकल गया? आंटी मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हूँ मतलब? आरती ठीक तो है ना सब? आई डोंट नो आंटी। मतलब आरती, कहीं तुम्हारी फैमिली से कोई प्रीतिश को? आंटी आप एक बार मेरे पापा से बात कीजिए। तुम्हारे पापा से? जी आंटी, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ, आप नंबर नोट कीजिए। हाँ दो। 9729। हेलो। हेलो भार्गव जी, मैं पूनम कोठारी, वो प्रीतिश की मदर। प्रीतिश आरती का दोस्त है ना? वो आरती के साथ प्रीतिश और उसे कुछ दोस्त शादी में गए थे। वो मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी मीटिंग में हूँ। अरे नहीं, जरा अर्जेंट है, वो अभी तक घर। अभी मैं फ्री होके बात करूँगा उनसे। हेलो। हेलो विपिन। आरती। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? विपिन, मुझे लगता है कि प्रीतिश किसी प्रॉब्लम में है। वो भैया उसे कहीं ले गए थे और कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ना प्रीतिश ना भैया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अब मैं घर जाके तुमसे फोन पर बात नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हें ईमेल करूंगी, ठीक है? तुम अपना मेल चेक करो। हाँ, और हाँ, तब तक प्लीज प्रीतिश को फोन ट्राई करते रहो, ओके? अरे लेकिन वो लोग गए कहाँ? ऐसे तो इट्स इम्पॉसिबल। आरती, हेलो हेलो। ये फोटो है सब, दोस्त की शादी में गया था। रात को 11 बजे के आसपास मेरी आखिरी बात हुई थी। उस वक्त तो कह रहा था कि 1 घंटे में घर वापस आ जाएगा। उसके बाद अभी तक लौटा नहीं है सर। हाँ, उसने ऑरेंज कलर का कुर्ता और सफेद चूड़ीदार पहन रखा। डोंट वरी, हम पता लगा लेंगे। शादी के वेन्यू का पता? सर इन्होंने बता दिया है। अच्छा, आपके बेटे की दोस्त आरती, उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। उसका नाम, उसका एड्रेस पता है आपको? जी, वो मिनिस्टर एसपी भार्गव की बेटी है। सर आरती भार्गव का भाई प्रकाश भार्गव वही है, मोनिका पॉल मर्डर केस में अक्यूज्ड। फिलहाल बेल पे बाहर है। लेकिन सर आपको लगता है ये पॉसिबल है? आई मीन इतने सीरियस केस में जेल जाके बेल पे बाहर आके फिर से किसी और को नुकसान पहुंचाएगा वो? लग तो यही रहा है। जो लड़का 1 घंटे में घर आने वाला था गायब है। सिर्फ गुमशुदा की फैमिली ही नहीं, बल्कि प्रकाश की अपनी बहन आरती को ऐसा लगता है कि प्रकाश ने ही प्रीतिश को कुछ किया है। सारे डिटेल्स निकलवाओ। प्रीतिश के साथ जो जो दोस्त शादी में गए थे सबसे कांटेक्ट करो, और शादी में जितने भी मेहमान थे सबकी लिस्ट निकलवाओ। गुलशन, कुछ भी चूकना नहीं चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एकदम वाटर टाइट।
कोई लूप होल नहीं, और हमें खास सावधानी बरतनी होगी क्योंकि प्रकाश मिनिस्टर एसपी भार्गव का बेटा है। सर, प्रतीश और मैं काफी टाइम से क्लोज फ्रेंड हैं। हम दोनों साथ में शादी में गए थे, डांस किया, काफी मजा आ रहा था हम लोगों को वहां पर। खाना खाया, खाना जस्ट खत्म हुआ सर वो एक बंदा आया। तो तू कंटिन्यू कर, मेरा हो गया। ओके क्या बात है भैया? हाँ बैठ, गाड़ी में बैठ, आराम से बात करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं। अरे यार हल्ला गुल्ला कितना, यहाँ पर कैसे बात करेंगे? जी बैठो। इसे देखा तुमने? जी साहब वहाँ से यहाँ आए, यहाँ गाड़ी पहले से ही रुकी हुई थी, बैठे और चले गए। किसके साथ बाहर आया था? गाड़ी में कौन कौन था? कुछ देखा था तुमने? जी साहब, ये भार्गव जी के बेटे प्रकाश भार्गव जी, और साहब क्या नाम था उसका, विहान जी, वो गाड़ी में बैठे साहब और चले गए। तो आपको शक है कि आपके भाई प्रकाश और कजन विहान ने ही प्रीतिश को कुछ किया है, क्योंकि ये दोनों आपके रिलेशनशिप के खिलाफ थे। देखिए, प्रीतिश किसी प्रॉब्लम में भी हो सकता है, इसलिए आपकी दी गई इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। आप जो भी जानती हैं बताइए। मुझे बाद में पता चला कि विहान और प्रकाश भैया प्रीतिश को कहीं ले गए, इसीलिए मैं डर रही थी। मुझे डर था कि उन्होंने प्रीतिश के साथ कुछ। सर, ये बात तो कंफर्म है कि प्रीतिश को प्रकाश और विहान अपने साथ ले गए होंगे। हमें उनके साथ बात करनी बहुत जरूरी है सर। लेकिन मुझे डर है कि इट मे बी अ लिटिल लेट। एनीवे, लेट्स होप ऐसा कुछ भी ना हो और प्रीतिश सही सलामत हो। ढूंढ निकालो इस प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव, क्विक। सर, प्रकाश और विहान कहाँ हैं? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें सच बता दीजिए, वो दोनों कहाँ हैं? हम उन दोनों की तलाश है। देखिए फिलहाल इस वक्त वो घर पर नहीं है, लेकिन बात क्या हुई है? आप हमें सच बता दीजिए, वो दोनों कहाँ हैं? नहीं तो उनके खिलाफ हम। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, आप चाहे तो घर की तलाशी ले सकते हैं। थैंक यू। सर, प्रकाश और विहान दोनों गायब हैं। प्रीतिश की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास। वैसे तीनों की फोटोग्राफ्स मैंने सर्कुलेट करवा दी और पूरे स्टेट में सर्च एक्टिवेट करवा दिया सर। कम इन। सर, कोई आदमी आया है विजय नाम का, वो कह रहा है कि उसके पास प्रीतिश कोठारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। बुलाओ उसे। ठीक है सर। सर मैंने प्रीतिश कोठारी का मिसिंग पोस्टर्स देखा बाहर, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया। हाँ सर, यही सर 3-4 दिन पहले रात को इनके साथ 2 लोग और थे, और सर इन्हीं के साथ ये प्रीतिश भी था सर। अबे आंखें फूट गई है क्या? दिखाई नहीं देता गाड़ी बंद है? ए, तेरे बाप का रास्ता ही है, हट यहाँ से। आप बाप पे मत जाना, गाड़ी बंद है। गाड़ी बंद है तो मनमानी करेगा? काट के रख देंगे तुझे भी और तेरी इस फटफटिया को भी। चल हटा इसे, हटा। सर, प्रीतिश को आखिरी बार प्रकाश और विहान के साथ यहाँ देखा गया था, जीडीए कॉलोनी। यहाँ से कहाँ गए होंगे सर? गुलशन, अब और लगने लगा है कि बचाने में देर हो गई है शायद। एनीवे, एटलीस्ट अब एक जनरल डायरेक्शन तो है। इस पॉइंट से कनेक्ट होने वाले सभी मेजर रास्तों पे पूछताछ करो, खासतौर पे हाईवे। देखो कुछ मिलता है क्या? और लोग डिप्लॉय करो, एक एक गली, एक एक स्पॉट की तलाशी लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सर, पुलिस ने उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। जगह जगह पर प्रीतिश की तस्वीर के साथ उसके पोस्टर लगाए गए, और इस बीच मीडिया को इस खबर की हवा लग चुकी थी। पुलिस के लिए भी इस मामले को लोगों की नजरों से दूर रखना असंभव होता जा रहा था। आखिरकार 5 दिनों के बाद यह मामला पूरी तरह से उजागर हो गया जब एक लाश बरामद हुई। हटिए आप लोग हटिए प्लीज, हटिए। हटिए विजय प्लीज, हटिए। लोगों को दूर रखो, क्राइम सीन कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। मीडिया को जितना दूर हो सके रखो, और एंटायर एरिया
एक एक इंच अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं। जी साहब, पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए और पीछे जाइए प्लीज। प्रीतिश के घर वालों को कांटेक्ट करो और बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। क्राइम सीन से थोड़ी सी दूर पर हमें ये मिला है, मोबाइल और घड़ी। ये घड़ी, ये मोबाइल, ये प्रीतिश का ही है। आरती ने उसे गिफ्ट दी थी, हमेशा पहने रखता था। प्रीतिश ही है ये। गुलशन, इसके बावजूद आइडेंटिटी को ऑफिशियली कंफर्म करना होगा, डीएनए टेस्ट अरेंज करवाओ। प्रकाश और विहान को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मीडिया भी इस केस में इन्वॉल्व है। केस को हाई प्रोफाइल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हमें जल्द से जल्द इस केस को कंट्रोल करना है। साहब, पुलिस की लगातार कोशिश के बाद यूपी पुलिस ने प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव को पकड़ भी लिया। तुम दोनों के खिलाफ बहुत से लोगों के बयान है हमारे पास। सभी ने तुम दोनों को प्रीतिश को अपने साथ कार में ले जाते हुए देखा था। शादी वाली रात तुम दोनों ही प्रीतिश को अपने साथ गाड़ी में डालकर कहीं ले गए थे। कहाँ ले गए थे उसे? वहीं ले गए थे जहाँ के वो लायक था। उसकी हिम्मत कैसे हमारी बहन से दोस्ती करने की? प्यार व्यार शादी करेगा वो भी हमारी बहन से। साला अपनी जात भूल गया। हम लोग के साथ खड़े रहने की औकात नहीं है उसकी, इसीलिए मार दिया उसे। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 2 साल पहले मोनिका पॉल मर्डर केस में इन्वॉल्व हो तुम, बेल पे बाहर हो, उसके बाद ये कांड। प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन वो तीसरा आरोपी जिसने प्रकाश और विहान का साथ दिया था वो अब भी फरार था। आखिरकार बलदेव पहलवान 23 मार्च 2005 को पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसके खिलाफ एक अलग केस दर्ज किया गया। दिन रात एक करके पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक सशक्त मामला बनाया। तमाम गवाहों के बयान, डीएनए टेस्ट और यहां तक कि आरोपियों के इकबालिया बयान भी जुटाए गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पूनम कोठारी को अपने बेटे के लिए इंसाफ नहीं मिल पाया। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं देखा। मैम वहाँ पे बहुत अंधेरा था तो मैंने ठीक से कुछ देखा नहीं वहाँ पे। यही लोग थे या नहीं पता नहीं मैम, हम तो काम में बिजी थे मैडम। तुम्हारा काम तो गेट पर नजर रखना है, फिर किस काम में बिजी थे तुम? शादी थी ना तो और दूसरे काम में बिजी हुए थे। जी सर, यही थे। इन्हें देखा था मैंने उस लड़के के साथ। अच्छा, तो ये बताओ, क्या तुमने आरोपियों को प्रतीश को मारते हुए देखा? नहीं सर। इनके हाथ में कोई हथियार वगैरह देखा था? नहीं सर। एग्जैक्टली माई पॉइंट योर ऑनर। विजय ने प्रकाश और विहान को प्रतीश के साथ सिर्फ देखा। ना तो इस बात से यह साबित होता है कि प्रकाश और विहान जबरदस्ती उसे अपने साथ कहीं ले जा रहे थे, और ना ही यह साबित होता है कि इन दोनों ने प्रतीश का मर्डर किया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। साफ जाहिर था कि गवाहों को या तो डरा धमकाकर उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है या फिर उन्हें पैसे देकर खरीदा गया है। बहरहाल इस सब का इस केस पर बुरा असर पड़ा और एक मोड़ पर तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे इस जंग में झूठ की जीत होगी और सच की हार। खासकर तब जब उसी आरती ने बड़ी निर्ममता से अपने और प्रतीश के बीच के रिश्ते को झुठला दिया, जिस आरती से प्रतीश बेइंतहा प्यार करता था। ये है वो लेटर्स, कार्ड्स वगैरह जो आरती ने प्रीतिश को भेजे थे। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिए? किसे पता था कि इस रिश्ते को साबित करने की जरूरत पड़ेगी। आरती ने ही मुझे मना किया था। उसने बोला था कि ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। उसे उसकी और उसकी फैमिली की बदनामी का डर था। लेकिन अब हमारे पास भी और कोई चारा नहीं है। मुझे लगता है ये लेटर, कार्ड्स और वो ईमेल जो आरती ने विपिन को भेजे थे, आरती को झूठा साबित करने के लिए
ये सब काफ़ी होने चाहिए। लेट्स सी। आज कोर्ट में होगा आरती भार्गव का प्रोसिक्यूशन द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन। आरती भार्गव ने पुलिस के सामने अपने भाइयों के गुनहगार होने की आशंका जताई, लेकिन वो कोर्ट में जाकर अपने बयान से मुकर गई। अब ये सारा केस आरती भार्गव के क्रॉस एग्जामिनेशन पर निर्भर करता है। सारा देश जानने के लिए बेताब है कि क्या होगा बंद अदालत के दरवाजों के पीछे। तो ये लव लेटर्स तुमने प्रीतिश को नहीं लिखे? नहीं। और ये हैंडराइटिंग भी तुम्हारी नहीं है? मतलब मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कार्ड्स भेजती हूँ। हाँ, लेकिन लव लेटर्स तो नहीं भेजती ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज साहब, ये वो 5 ईमेल हैं जिसमें मिस आरती ने विपिन कोठारी से प्रीतिश के बारे में हालचाल पूछा और उसकी चिंता जताई। नहीं सर, मैंने कोई ईमेल नहीं भेजा है। मैं तो प्रीतिश के भाई का ईमेल एड्रेस तक नहीं जानती हूँ। lookc@yuhan.com ये तुम्हारा ईमेल एड्रेस नहीं है? जी नहीं, ये मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है। मिस आरती, आप झूठ बोल रही हैं। आपने जो मेल भेजे हैं उसमें प्रीतिश को चीनू कहा गया है और आपके अलावा इस नाम से उसे कोई नहीं बुलाता था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस? सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं पता ये सब लोग क्या कह रहे हैं। मैंने कोई ईमेल नहीं भेजा है। शालिनी और पूनम कोठारी सही थे। केस एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। किस दिशा में किसके पक्ष में जाएगा यह कहना मुश्किल था। दबाव सभी पर बढ़ रहा था, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या जज, क्योंकि इस केस से मिलते जुलते 2 हाई प्रोफाइल मामले पहले से ही सुर्खियों में थे। अब सबकी नजरें प्रीतिश कोठारी केस पर टिकी हुई थी। इससे पहले कि अंतिम दलील की सुनवाई हो, मीडिया ने एक रहस्यमय टेप का खुलासा किया। ये टेप कहां से आई, किसने दी, ये राज ही रहा, लेकिन इस टेप ने आरोपियों का पर्दाफाश करने में एक अहम भूमिका निभाई। वादे के अनुसार हम आपके सामने लेकर आए हैं एक सनसनीखेज रिकॉर्डिंग जो प्रीतिश कोठारी के सच्चाई को बयान करती है। आई किल प्रीतिश कोठारी, हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। ये शब्द किसी और के नहीं, खुद आरोपी के हैं। सुनिए। मैंने मारा प्रीतिश को, हथौड़े से मार करके उसकी हत्या की। प्रीतिश और आरती के बारे में पूरे परिवार को पता चल चुका था। हमारे फैमिली की रेपुटेशन दांव पर थी। जब उस पार्टी में मैंने प्रीतिश को देखा, मैंने और विहान ने यह डिसाइड कर लिया था कि ये सबसे अच्छा मौका है सब कुछ ठीक करने का। बाद में मौका मिले न मिले। बारात के बाद मैंने और विहान ने खाना खाया और हमने देखा कि प्रीतिश भी अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। मैंने विहान से कहा कि उसको बाहर लेकर के आए। थोड़ी देर के बाद विहान प्रीतिश को बाहर लेकर के आया और फिर मैंने अपनी गाड़ी में उसको फ्रंट वाली सीट पर बैठाया। पीछे बलदेव पहलवान और विहान बैठे थे। गाड़ी में खुद चला रहा था और गाड़ी ड्राइव करके हम लाल कुआं के पास वाले हाईवे पर पहुंचे। हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? वहाँ अल्ले गुल्ले में कैसे बातचीत होती? यहाँ अच्छे से बातचीत होगी, इसलिए लाया तुझे यहाँ पे। अगर कुछ भी बात है तो हम बात कर सकते हैं। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अरे हम क्यों टेंशन लेंगे बे? टेंशन तो अब तू लेगा। बहुत मजाक हो गया। मैं मजाक नहीं करता। नहीं मिली थी प्यार मोहब्बत करने को और फिर वही कार लेकर के हम दिल्ली चले गए। ये रिकॉर्डिंग साफ तौर पर साबित करती है कि प्रीतिश कोठारी का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव ने ही किया है। और ये सब साबित होने के बावजूद अगर उन्हें सजा नहीं दी गई तो ये घोर अन्याय होगा। देश की जनता एकजुट होकर न्याय मांग रही है और इस सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। सच सबके सामने है जज साहब। ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में भले मायने ना रखती हो, लेकिन इसमें मौजूद सच बार बार कोर्ट में दोहराया जा चुका है। प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव, इन दोनों के पास छिपने और भागने के अलावा कोई जगह नहीं। That's all. This court has heard the arguments of defense lawyer and prosecutor. After deliberation and proper scrutiny of the arguments, this court finds Prakash Bhargav and Vihan Bhargav both were present at the said venue and indeed present with Pratish कोठारी। ये अदालत मानती है कि प्रोसिक्यूशन अपनी दलील के जरिए ये बात साबित करने में कामयाब हो गया कि प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव के पास प्रतीश कोठारी को मारने का मोटिव था। ये अदालत ये भी मानती है कि डिफेंस अपनी दलीलों से ये
बात साबित करने में नाकामयाब रहा कि प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। यह अदालत प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषी मानती है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश देती है और इसके अलावा आईपीसी की धारा 364/34 के तहत 50,000 रुपए और आईपीसी की धारा 201/34 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश देती है। थैंक यू शनि, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो। एक्सक्यूज मी। आंटी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अगर माफ कर भी दूं तो क्या हो जाएगा आरती? तुम अपने आप को माफ कर पाओगी कभी? चले। मिसेस कोठारी, आपको इतने टाइम बाद इंसाफ मिला, क्या आप खुश हैं इस जजमेंट से? थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन हम इन मर्डरर्स के लिए उम्र कैद नहीं, डेथ पेनल्टी चाहते थे। आखिरकार सच की जीत हुई और झूठ की हार। एक और हाई प्रोफाइल केस जिसमें एक आम इंसान के लिए इंसाफ पाना मुश्किल लग रहा था, पर आखिरकार पूनम कोठारी को न्याय मिला। लेकिन पूनम कोठारी आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलने से संतुष्ट नहीं थी। उनकी सजाए मौत की मांग पर लोगों को हैरानी हुई। लेकिन समझिए उस मां की पीड़ा को जिसने अपने जवान बेटे को खोया हो, इंसाफ पाने के लिए अकेले ही संघर्ष किया हो। बेटे के छिन जाने के बाद उनका जीवन मौत से भी बदतर हो गया था। ऐसे में पूनम कोठारी की यह जिद अनुचित नहीं लगती। प्रीतीश भले ही मेरे सामने ना हो, पर मेरे साथ जरूर है। प्रीतीश के शब्दों ने ही तो मुझे लड़ने का हौसला दिया। अब जिंदगी का मतलब ही है सच के लिए लड़ना, इंसाफ के लिए लड़ना। बस मेरा बेटा जहां भी हो उसे शांति मिले। किसी ने सही कहा है कि अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, अपनी तकलीफों को यह बता दो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अन्य 2 मामलों की तरह प्रीतीश कोठारी का मामला भी इतिहास में दर्ज हुआ। उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल से यह सिद्ध हो गया होगा कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के हमारे आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तेरा वास्ते में क्या लाई? उपमा। तेरे को अच्छा लगता है ना? इसको इंसाफ नहीं बोलते, इसको हत्या बोलते।
तुम लोग मेरे पति का जान लेगा ना? कुछ नहीं किया रही है, मेरे को मालूम ये कानून नहीं है, ये अन्याय है। चुप बैठ रहे, हिम्मत है ना तो उन लोगों को पकड़ो जिन लोगों ने इससे करवाया, लेकिन हिम्मत नहीं है तुम लोगों में। ये अंत था एक ऐसे दौर का जिसके बारे में सुनकर रूह कांप उठेगी। जया भास्कर पिल्लई को मौत की सजा सुनाई गई थी। उसने हर अदालत का दरवाजा खटखटाया, फिर राष्ट्रपति से भी माफी की अपील की, लेकिन उसके खिलाफ केस इतना मजबूत था, इतना संगीन था कि माफ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। पुलिस ने उसके खिलाफ 6 हत्याओं के लिए केस चलाया और उसे सजा दिलवाई, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह शख्स था कौन और इसने कत्ल क्यों किए। 1980 के दशक के कुछ सालों में रईसों की तरह जीने वाले इस शख्स को लोग ऑटो भास्कर के नाम से जानते थे, लेकिन आज का यह ऑटो भास्कर कभी केरला से आकर तमिलनाडु के बॉर्डर इलाके में बसे एक परिवार का होनहार लड़का जया भास्कर था। भास्कर వెళ్ళిపోయిందా భాస్కరా భాస్కరా అయ్యో పోయిందా भास्करा अयो भास्करा कितना आवाज लगाया, जवाब क्यों नहीं दिया? मैं पढ़ रहा था। चल चल खाना खा ले चल। मुझे भूख नहीं है। तेरा भाई सोहान तेरा इंतजार कर रहा है, उसको बोलो खुद खाना खा ले। वो तेरे साथ ही खाएगा, तू नहीं आएगा तो वो खाना नहीं खाएगा, चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा मुझे छोड़ के? सब पता चले गए थे वैसे। चुप कर, चुपचाप चल। अम्मा अगर वो चला गया ना तो मैं उसको बहुत मारेगा। अयो भास्करा अयो भास्करा ये नाइट सोहन ना पानी लेके आ, गर्म पानी रखा है लेके जल्दी जल्दी। कैसे हुआ रे? कैसे लगा रे? हाँ सच सच बता, कैसे लगा? हाँ तो साला रामचंद्र पैसा काट रहा था मेरा, पूरे दिन की मजदूरी में 20 रुपए कमाता मैं, साला 5 रुपए ले रहा था। तो दे देना था ना। अरे ऐसा कैसे देता अम्मा? चालू को पैसे तलबे में मेरे आए, वो पैसा वो ले जाए। ताकत है मेरे पास लेकिन पैसे का ताकत नहीं। मेरा पैसा नहीं तो कुछ नहीं अम्मा, पैसा है तो सब कुछ है, और गाँव में रहकर मैं पैसा नहीं कमा सकता। इसलिए मैं शहर जाएगा अम्मा, मद्रास जाएगा। मद्रास? हाँ। मद्रास में तेरा ख्याल कौन रखेगा? अम्मा माया है ना, मैं रखेगा अन्ना का ख्याल। माई कहती है तू पहले शादी कर ले फिर मद्रास जाना। तमिलनाडु के हर छोटे शहर और गांव में रहने वाले के लिए मद्रास सपनों का शहर माना जाता था। लोग हर जगह से मद्रास इसलिए आना चाहते थे ताकि वो बड़े आदमी बन सके। मद्रास का दिल तो काफी बड़ा था, लेकिन उसके पास हर शख्स को रोजगार देने की क्षमता नहीं थी। भास्कर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक दोस्त की मदद से रिक्शा किराए पर मिल गया चलाने के लिए। भास्कर मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत और उसकी गांव की जिल्लत शहर में भी साय की तरह उसके साथ थी। अरे सर ऐसा कम दिया आपने तो क्या जायदाद तेरा नाम लिख दूं? एक तो रिक्शा इतना धीरे चलाता है, अरे इससे अच्छा तो मैं पैदल चलाता। तो आना था ना पैदल, रिक्शा धीरे नहीं चलेगा तो और क्या?
तुम अपना वजन भी तो देखो। ऐसा कह रहे रिक्शा में मोटर फिट कर ले। मोटर फिट नहीं करेगा मैं, ऑटो रिक्शा करेगा मैं, और सबसे पहले तेरे को कुछ लेगा। ऐसा बड़ी बड़ी बातें करता जैसे लाट आप क्या राजा। अब्बा 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 अब्बा। अरे देख कर नहीं चलता, किधर को भागता है? आपने मेरे अब्बा को क्या देखा है? भाग गया तेरा अप्पा। अब्बा फिर से अब्बा का सपना, रोज रोज वही सपना, रोज नींद खराब कर देता है। चला गया तेरा अब्बा, सो जा। కొంచెం సాధం కూడా सुना नहीं क्या? चावल दे मेरे को। जितना था मैं सारा दे दी, अब नहीं है। चावल नहीं तो रोजा अम्मा की दुकान से लेके आती ना। गई थी, पिछला हिसाब चुकाया क्या? फिर अम्मा बोली लड़का 12वीं पास है, मेड्रास जाएगा तो बहुत सारा पैसा कमाएगा। को क्या पता था मेरा शादी एक रिक्शे वाला से हो रहा है। इससे अच्छा होता कि मैं गांव में कुंवारी ही रह जाती। तो चलिए वापस गाँव। गाँव से यहाँ मेड्रास आकर बहुत मुंह चलने लगा तेरा। माँ कहती थी लड़की किस्मत लाएगी, यहाँ मेड्रास आकर कोई हाथ नहीं लगा मेरा। अरे किस्मत फूट गई है मेरी। किस्मत तो मेरी फूट गई है। 2 टके का आदमी, इससे अच्छा तो मैं घर जा रही हूँ। क्या हुआ सर? बॉटल किधर है? कौन सा बॉटल सर? दारू का बॉटल। दारू का बॉटल मेरे पास नहीं है सर। मैं कोई धंधा नहीं करता सर। उल्टा आपने डंडा मार के डेंट मार दिया सर। भाड़े का रिक्शा सर, जुर्माना भरना पड़ेगा मेरे को। जुर्माना भरेगा? इलीगल काम तू करता है, जुर्माना मेरे से लेगा। चल निकल। क्या निकल, अब तो निकल। साला जब से इधर दारू बंदी चालू किया तुम लोगों ने, रिक्शा में बॉटल सप्लाई कर रहा तुम, सब मालूम मेरे को। चल निकल निकल। गरीब का मेहनत का पैसा लेता सर। वो पुलिस सालों को पैसा चाहिए था तो पैसे ले लेता मेरे से। रिक्शा में डंडा मारने की जरूरत क्या था? रिक्शा में कोई बोतल लेके जाता है क्या? क्या हो रहा है? हंसता क्यों तुम लोग? ना बात कर, तो बहुत टेंशन रहता है। ये सब ना होता रहता है। अब तू नया है इसलिए तुझे पकड़ा। हमको इतने सालों से किसी ने पकड़ा गया। पकड़ा नहीं मतलब? है ना, हम लोग भी रिक्शा से दारू का बोतल लेके जाता, लेकिन अभी तक किसी को मालूम पड़ा भी तो क्या हुआ? 4 बार में 1 बार पकड़ा भी गया तो क्या हुआ? पैसा तो मिलेगा ना। ये क्या रे, मद्रास में नशाबंदी मालूम नहीं तेरे को? नशाबंदी है, इसके लिए तो दारू सप्लाई करने का डबल पैसा मिलता। आराम से रखो। बोतल अन्ना। अगर तू ये सोच रहा है कि तू बोतल लेके भाग जाएगा तो एक बात याद रखना, हम तेरे को पाताल में से भी ढूंढ के निकाल के लाएंगे और फिर वो बोतल तेरे को किधर किधर डालेंगे तेरे को मालूम नहीं। नहीं अन्ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये भास्कर अपना आदमी। घर में कौन कौन है? कोई नहीं। वो अन्ना इसका बीवी था, वो भाग गया। एक छोटा भाई है और ये, बस दोनों, और कोई नहीं। तेरे को ज्यादा मालूम है। सुन, अगर एक भी बोतल टूटा तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, तेरा पैसे में से कटेगा। ए शनि, मनी के इधर 4 बोतल देने का ना, इसको दे दे का है।
मद्रास में नशाबंदी होने की वजह से कुछ लोगों ने अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया था। बड़ा आदमी बनने के उस सपने को पूरा करने की तमन्ना थी जो उस वक्त मद्रास आने वाला हर व्यक्ति देखता था। लेकिन भास्कर, जो कि एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसने एक गैर कानूनी धंधा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने एक ऑटो खरीद लिया। और इस तरह उसकी सोच ने रफ्तार पकड़ी और अब वो और धड़ल्ले और तेजी से शराब की बोतलें पहुंचाने का काम करने लगा। ऑटो में? हाँ। कुमार कम चलेगा क्या? बैठो बैठ 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 बैठो। बैठ। ₹10 मैडम। कौन थी? पैसेंजर थी सर। अरे सर वड़कम, आपने पहचाना मुझे? आप मेरा रिक्शा पकड़े थे ना? हाँ वो सब छोड़, रेट क्या उसका? कैसा रेट सर? अभी अभी माँ के गोद से उतरा है क्या, जो समझा नहीं है? चल अरे सर हमारा हिस्सा निकाल। क्या कर रहे हैं सर आप? निकालना। ये इतना पैसा क्या तू रिक्शा चला के कमाए? हैं? देख सब मालूम है हमको, तू लड़की सप्लाई करता है, इसमें गलत क्या है? तू किसी की प्यास बुझा रहा है, तेरा भी जेब गर्म हो रहा है, थोड़ा हमारा भी ध्यान रख। हैं? और तू इस एरिया में ना आराम से धंधा कर, तेरे को कोई नहीं रोकेगा, बस हमारा ध्यान रखना है। चल। लड़की सप्लाई? तो अब तू लड़की सप्लाई करेगा? हाँ ना, लेकिन आप टेंशन मत लो, ये मेरा भाई, छोटा भाई, ये सोहन, ये बॉटल बेचने का काम करेगा आपसे। लेकिन मैं अब लड़की पहुंचाएगा। ये धंधा इतना आसान नहीं है। बोतल छुपा सकता है, लड़की किधर छुपाएगा? ऑटो की सीट के नीचे या वो इंजन के अंदर? ना ऑर्डर पहुंचा के मेरे को 20 रुपए मिलता, लड़की पहुंचाएगा तो 200 कमाएगा मैं। देख, ये धंधा के अंदर एक से बढ़कर एक कमीना लोग हैं। मारा मारी, खून, लड़ाई झगड़ा, ये सब रोज का बात है। तो तेरे को क्या लगता है ये धंधा करके तू बड़ा आदमी बन जाएगा? इसको दलाली बोलते हैं, दलाली। दलाली, भाईगिरी, कुछ भी करके मैं बड़ा आदमी बनेगा वरना। सुपर सुपर। कोई कस्टमर आया क्या? आता होगा। क्या आता होगा? 2 घंटे के लिए लेके आया मैं इसको, और ये धंधे वाली लड़की बहुत चार्ज करती है। 1 घंटा इसको इंतजार करते लग गया तो हम कमाएंगे क्या रे? कुछ और प्लान करना पड़ेगा। अन्ना, ये धंधे वाली नहीं लगती। 2-4 रोज में लगने लगेगी। अरे पर लाया किधर से इनको? जब किसी भी चीज का चस्का लगता है तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, और यही हुआ था भास्कर के साथ। उसकी भी सोचने समझने की ताकत आगे बढ़ने की होड़ में कहीं गुम हो गई थी। भास्कर की आगे बढ़ने की धुन ने अब जुनून का रूप ले लिया था, और अपने हलके में वो ऑटो भास्कर के नाम से मशहूर हो गया था। साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या? घर से बस बाजार जाने के लिए निकली थी साहब, इकलौती बेटी है मेरी। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भी इलाकों से कई लड़कियां गायब हुई है। हर इलाके से लड़कियां गायब हो रही थी। पुलिस छापे में मिली कुछ लड़कियों ने ये बात कबूल की कि वो पैसों की तंगी की वजह से खुद ही अपने घरों से भागी थी, और कुछ ने कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें बेच दिया था। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ गुमशुदा लड़कियों में से एक भी लड़की नहीं आई थी। सभी थानों में अलर्ट जारी कर दिए गए। जहां एक तरफ पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए गंभीर थी, वहीं मुजरिम भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे।
आवाज तो नहीं किया ना? कहाँ से उठाए थे? मम्बरम स्टेशन के पास भटक रही थी। अन्ना दोनों को ठीक से समझा दिया, जरा भी आवाज करेगी ना। तेरे को क्या प्रॉब्लम है रे? लड़की हमारे साथ। तेरी सिस्टर लगती। ओमी कुट्टी का नाम सुना है तू? हैं? पकड़ रहे लड़कियां पकड़। अन्ना अन्ना सुनो मेरी बात, देख बात करते ना, अंदर चलो ना। थोड़े 2 मिनट बैठो तो पैक मारते थे। क्यों फट गई? चल पिला चल चल। सर ऑटो में डाल के किडनैप करने की कोशिश की गई थी, भागने में तो कामयाब हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑटो का नंबर नहीं देख पाई। जिस जगह पे ये हादसा हुआ था कोई आई विटनेस? नहीं सर। अनुज, जिस स्टैंड पर ये हादसा हुआ है वहाँ पे नजर रखो, वहाँ के हर रिक्शा वाले से पूछताछ करो, सिविल ड्रेस में एक टीम तैयार करो, जितने भी इलीगल शराब के ठेके वहाँ छापे मार दो, उनके ओनर से बात करें और किसी पर भी जरा सा भी शक हो जाए उठाकर लेकर आओ। ये किसी भी हाल में ये केस क्रैक करना है। जी सर। सर 9 दिन में 9 लड़कियां गायब, हमारे पास अब तक कोई भी क्लू नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई। अगर जमीन निकल गई है तो मुझे यही पता करना है ये जमीन किसकी है और कहाँ है। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस केस की तह तक जाने के लिए। कुछ रेड्स के दौरान प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स के बारे में भी पता चला, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। वो दौर टेक्निकल प्रगति का दौर नहीं था, ना तो मोबाइल रिकॉर्ड्स होते थे और ना ही लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। पुलिस को ग्राउंड लेवल पर जाकर प्रैक्टिकली हर चीज का जायजा लेना पड़ता था, जिसमें वक्त भी लगता था और मेहनत भी। लेकिन पुलिस पूरे जोश के साथ इस केस की तहकीकात में लगी हुई थी और इन सब में एक नाम सामने आया। मैंने सुना एक ऑटो भास्कर नाम का कोई आदमी चलाता है इसे। ये पूरा धंधा वो अकेले चलाता है? उनके और भी 3 साथीदार है, कुमार, संजीत और राजेश। बोलो सर, कितने घंटे के लिए चाहिए? अरे इधर उधर क्या देखते हैं सर, बोलो ना। ये इतना ही है तुम्हारे पास? और भी है ना अंदर। चलो तुमको सुपर लड़की दिखाता है, आजा। कैसा है ना सर, अगर जेब में ताकत रहेगा ना तो और भी फ्रेश माल मिलेगा। अच्छी है, ऐसी और भी है? स्टॉक है। चलो आराम से बात करते हैं। अरे आराम से बात करने के लिए टाइम नहीं है सर, शीघ्र हम सोलेंगे सर। क्या मेरा कस्टमर आ जाएगा ना तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कभी भी आएगा। बोला था ना आराम से बात करते हैं, बहुत टाइम मिलेगा। शुभश्री, अंदर से लड़की को लेके आओ। बता बाकी लड़कियां कहाँ हैं? ये धंधा ऑटो भास्कर का है ना? कहाँ है वो? कौन ऑटो भास्कर? मैं नहीं जानता सर। सर ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे प्यार से बात करनी पड़ेगी। राजेश, इसे थोड़ा पुलिस वाला प्यार बताओ। सर मेरी बात सुनो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को मार दो सर। अरे आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे कैसे मेरे घर में घुस सकते हैं? हाँ, मैंने बोला ना मेरा पति घर में नहीं है। कितना टाइम बोलने का आप लोग को? सर मैंने क्या किया सर? आप ऐसा कैसे पकड़ा सर हमें? मैंने क्या किया सर? तुमने तो कहा था ये घर पर नहीं है, ले चलो इसे। अरे ऐसे कैसे सर? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ सर। देखो सर, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसे लेके नहीं जा सकता मेरे को। सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। चल। लेकिन बोलो तो सही, मैंने किया क्या सर? ऐसे कैसे लेके जा सकता आप? क्यों लाया मैं किया क्या सर? सर आपको मिस्टेक हुआ है सर, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, 12वीं पास हूं सर। आगे नहीं पढ़ पाया क्योंकि
हालात ने साथ नहीं दिया। बाप छोड़कर चला गया था बचपन में, अम्मा ने पाल पोस कर बड़ा किया हम दोनों भाइयों को। सर मैं अपने मेहनत से खुद को बनाया, गांव से मैड्रास आया, साइकिल रिक्शा चलाया, ढंग का काम नहीं मिला तो ऑटो चलाया सर। मैं अपने मेहनत से 3-3 ऑटो बनाया सर। और उसके बाद और ऑटो के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी करते हो, लड़कियों को उठवाते हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया तुमने। क्या बात कर रहे सर आप? हाँ, मैं एक सीधा साधा घर वाला आदमी हूँ, वहीं का लड़की उठाऊंगा सर। मेरी खुद की बीवी मुझे धोखा देकर चलेगी। अगर मैं ये धंधा करता तो अपनी बीवी को नहीं ढूंढ लेता। मैं इधर ही इसी पुलिस स्टेशन में आया रिपोर्ट लिखवाने। कैसी रिपोर्ट? चोरी की रिपोर्ट सर। मैं जून में आया था रिपोर्ट लिखवाने। वणकम सर। बोलो। मेरी बेबी मेरा पैसा और कैमरा लेकर भाग गई सर। कितना पैसा? 9,500 रुपये लेकर भाग गई सर। किसी के साथ कोई चक्कर है क्या? मालूम नहीं, लेकिन मेरा दोस्त एक मेरे साथ काम करता है राजेश, वो भी गायब है सर। कोई फोटो है उनका? हाँ सर, ये राजेश मेरा दोस्त, ये रुक्मणी है मेरी बीबी। फिर रुक्मिणी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, बहुत टाइम तक कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने भी उम्मीद छोड़ दिया। एक दिन ये पुलिस स्टेशन से खबर आया कि मेरी बीबी मिल गई। हाथ उठाएगा ना तो अंदर डाल देगा। चोरी इसने किया, धोखा इसने दिया, और आप बोलता है मैं अंदर। वो धोखा दिया तेरा निजी मामला है। जहां तक बात रही चोरी की तो तेरा दोस्त पकड़ा गया है। उसे कबूल किया है कि तेरा 9,500 और कैमरा उसी ने चुराया। केटी वार्ड में रह रहे थे दोनों पति पत्नी की तरह। सर इसने क्या बोला? ये बोली है तेरे साथ नहीं रहना चाहती है। पीछे हट। तेरे साथ जाना नहीं चाहती तो क्यों पीछे पड़ा है? बोलिए मैडम, कहाँ जाना आपको? मैं बेंगलोर जाएगी। मेरा दादा रहता है उधर। मैं इसके साथ नहीं जाएगी साहब। स्वामी, 6 बजे बेंगलोर की ट्रेन जाती है, छोड़ा ना मैडम को। सर बैठिए आप। आइए। जा तू। सर वो राजेश, वो सब हम देख लेंगे, उसे कब छोड़ना है। तेरा 9,500 और कैमरा दिया उसने, बाहर जाके साइन करके लेके जा। उस दिन आखिरी बार मैंने रुक्मणी को देखा सर, फिर वो बेंगलोर चली गई, फिर नो कांटेक्ट। यही ना तुम्हारी बीवी रुक्मिणी? हाँ सर। तो फिर घर में जो थी वो कौन थी? वो मेरी तीसरी वाइफ सर। तीसरी वाइफ? मेरी पहली वाइफ भाग्यलक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई। ये उसका फोटो आपने दिखाया, वो मेरी दूसरी वाइफ रुक्मणी। ये कुछ लड़कियों के फोटो है, ध्यान से देखो। हो सकता है कि इनमें से किसी को तुमने देखा हो या जानते हो। नहीं सर, मालूम नहीं, कभी देखा नहीं। ध्यान से देखो। हमें पता चला कि इन लड़कियों को तुमने जिंदा जला दिया है या तो दफना दिया। तुम तो कहते कि तुमने देखा ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपने तो मुझे हैवान बना दिया। मैं ऑटो रिक्शा वाला हूं सर, अपने मेहनत से, आपको पता है, अपने मेहनत से 3-3 ऑटो बनाया मैं। घर में बीबी है, छोटा भाई है, मेहनत का पैसा कमाता हूं मैं क्यों मारूंगा इनको? ठीक है, जाओ तो, लेकिन मद्रास छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू सर। सर इसे कस्टडी में लेके इंटरोगेट करते हैं। कोई फायदा नहीं अनुज, हमारे पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। 24 घंटे नजर रखो इस पर। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब पता करो। इसकी दूसरी बीवी जो बैंगलोर गई है उसका दोबारा से स्टेटमेंट लो, और इसकी पहली बीवी उसका भी स्टेटमेंट लेना। पहले इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर इसे इंटरोगेट करते हैं। जी सर। पुलिस को भास्कर पर शक तो था, लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। उन 9 लड़कियों का अब तक कुछ पता नहीं चला था, और उन लड़कियों के माता पिता अपने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके थे। इसी बीच तमिलनाडु में एक भूकंप सा आ गया। राज्य के चहीते चीफ मिनिस्टर का निधन हो गया और राज्य में गवर्नर रूल लागू कर दिया गया। सभी माता पिताओं ने मिलकर गवर्नर साहब को अर्जी दी कि उन्हें इंसाफ मिले। 9 केसेस तो सामने थे, पर पता नहीं ऐसे कितने और केसेस होंगे जिनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई होगी। दूसरी तरफ पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी हुई थी। सर
भास्कर के पहले दोनों बीवियों के बारे में पता करने की कोशिश की। भास्कर ने बताया था कि उसकी पहली बीवी भाग्य लक्ष्मी उसे छोड़ के गांव चली गई। हमने भाग्य लक्ष्मी के गांव के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया। वहां की पुलिस ने बताया कि वहां पूछताछ के दौरान पता चला है कि भास्कर के साथ भाग्य लक्ष्मी मद्रास आई थी, लेकिन वापस कभी गांव लौटी ही नहीं। अच्छा, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी दूसरी बीवी रुक्मिणी, जो उसके 9,500 रुपए और कैमरा लेके भागी थी और जो बाद में अपने भाई के घर बैंगलोर जाने वाली थी, कभी बैंगलोर पहुंची ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? उसे तो कांस्टेबल के सुपुर्द किया था ना, बैंगलोर जाने वाली ट्रेन में बिठाने के लिए। जी सर, उस कांस्टेबल का ट्रांसफर तलाकात हुआ था, उसे यहाँ बुला लिया गया है। सर, मैं रुक्मणी को मद्रास स्टेशन की तरफ लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझको भास्कर मिल गया। गाड़ी बीच में क्यों लगा? साहब 2 मिनट साहब, 2 मिनट। क्या हो रहा है? 2 मिनट साहब। लेकिन अरे लड़की को किधर लेकर जाता है? सर जाने दो, पति पत्नी है। घर का प्रॉब्लम सॉल्व कैसा बात करेगा? सर हमारा सुलह हो गया सर, ये चल रही है मेरे घर, है ना? हाँ बोलना सर को। एक मिनट, आप बोलो, आपको इसके साथ जाना है? अरे जाएगी सर, जाते के बारे में सोच अपने। हाँ समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? बोलना सर को। ठीक है, जाइए आप। राइट सर। सर, हमारे सारे कोशिशों के बाद भी रुक्मिणी का कहीं भी कोई पता नहीं चला, लेकिन हाँ, भास्कर के पुराने घर के बाहर एक दुकान है। जब हमने उस दुकान वाले से बात की, उसने बताया कि उसने उस दिन भास्कर के साथ रुक्मिणी को घर जाते हुए देखा था, और ये उसी दिन की बात है जिस दिन रुक्मिणी को ट्रेन में बिठा के बैंगलोर भेजा जाने वाला था। मुझे जितना याद था मैंने बता दिया साहब। उसके बाद तुमने रुक्मिणी को कभी देखा नहीं? नहीं सर, उस दिन के बाद मैंने रुक्मिणी को कभी नहीं देखा। ये भास्कर के बारे में क्या जानते हो? ज्यादा कुछ नहीं जानता साहब, सुनी सुनाई बातें है कि वो लड़कियों का धंधा करता था या बहुत सी लड़कियों की उसने जान ली है, पर उसकी पहचान बहुत थी साहब। तुम्हें कैसे पता? कभी उसे किसी के साथ देखा है? एक बार देखा था साहब, सरकारी गाड़ी में जाते हुए। सर, हमने उस गाड़ी के बारे में पता किया। वो गाड़ी मिनिस्टर राजा की थी। जब हमने मिनिस्टर राजा के ऑफिस में पूछताछ की, उन्होंने बताया कि वो गाड़ी मिनिस्टर राजा की पर्सनल गाड़ी है, जो उन्होंने करीब 1 महीने पहले बेच दी थी। इसका मतलब ये भास्कर राजा सर को जानता ही नहीं, ये तो उस आदमी को जानता है जिन्होंने राजा सर की गाड़ी खरीदी थी। दूसरी बात, अगर भास्कर रुक्मिणी के साथ अपने घर गया था तो उसने ये बात हमसे छिपाई क्यों? पर उस दिन तो वो ये बता रहा था कि वो बेचारा है, सब उसे छोड़ के चले जाते हैं, और रुक्मिणी को उस दिन के बाद कभी मिला ही नहीं। बहुत शातिर कौवा है ये। अरेस्ट वारंट निकालो इसका और उसके घर की तलाशी लो। सर, सर मैं एकदम सच्ची बोल रही हूँ, मेरा पति किधर गया मुझे नहीं मालूम। वो तो तुमने पिछली बार भी बोला था। सर मेरा यकीन करो सर, वो कुछ नहीं किया। ये फोटो में तुम्हारा पति जिन बड़े लोगों के साथ खड़ा है, उस बारे में कुछ जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती इनका बारे में। तुम पति के बारे में जानती क्या हो? सर, ये कुछ नाम और नंबर्स। तुम्हारा पति अगर घर पर आए तो उसे पुलिस स्टेशन भेज देना, और झूठ बोलकर अपने पति को बचाने की कोशिश भी मत करना। वो जहां कहीं भी होगा ना, हम लोग ढूंढ निकालेंगे उसे। और कितनी जगह जहां पर यह धंधा चलता है? सर ये रास्ता पूरा उसी का है। तो कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर जान प्यारी है, वो गुंडे बदमाश लोग हैं। किसका ये सब? पक्का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुना है कि ऑटो भास्कर का है। ठीक है सर, ये भास्कर का दोस्त संजीत। भास्कर का है? सर मेरे को क्यों पकड़े सर? आपको गलत ही लगता है सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ याद आया भास्कर के बारे में और क्या जानता है? सर मैं भास्कर को तब से जानता जब से वो मद्रास में आया। उसके बाद वो बॉटल लेने के साथ दारू का बॉटल इधर उधर करने का कहानी मत सुना। उसकी पहली दोनों बीवियों का क्या हुआ वो बता। साहब, भास्कर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था साहब। कौन सी वाली, पहली या दूसरी? दूसरी वाली साहब। भास्कर को उस पर दिल आ गया था साहब, मैंने क्यों उसको मिलवाया उसे। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, लेकिन फिर आरती कितना पैसा मिला रहे? कितना मिला रहे? 20,000 रुपए। 50 बड़ा था। वो नहीं दे रहा, बोला कल देंगे बाकी का। खाना बहुत अच्छा बना है, आपका हाथ में ना सच्ची में जादू है।
सर, उन सभी लोगों से बात की जिनकी तस्वीरें भास्कर के घर पे मिली थी। सबका यही कहना है कि वो किसी भी ऑटो भास्कर को नहीं जानते। तो फिर वो तस्वीरें? सर, हो सकता है कि उसने सर, भास्कर को बस स्टॉप की तरफ जाते हुए देखा गया। अनुज, यू टेक द चार्ज, अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। शहर में नाकाबंदी लगा दो, बस डिपो पे इन्फॉर्म करो, कोई भी बस विदाउट चेकिंग नहीं जानी चाहिए। रेलवे पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो। सर, ऑटो भास्कर, चल तेरी ऑटो शुरू कर। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मालूम नहीं। तेरी बीविया कहाँ है? वो घर पर है। नहीं, तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने पूछा तुम्हारी बीविया कहाँ है? घर पर सुहासिनी है जो तुम्हारी तीसरी बीवी है। पहली दो बीविया कहाँ है? मालूम नहीं। तुम्हारे घर से कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे वीआईपी लोगों के साथ। इनको तू पर्सनली जानता है? हाँ सर, सबके साथ दुआ सलाम है अपना। अब उनसे पूछिए ना, वो लोग बताएंगे मेरे बारे में सब कुछ, मैं कैसा हूँ। पूछा इन लोगों से, वो लोग तो बोलते कि किसी ऑटो भास्कर को जानते ही नहीं। प्रोग्राम में बहुत सारे लोग मिलते हैं, फोटो खींचते हैं, उनमें से होगा कोई? मालूम नहीं वो लोग ने ऐसा क्यों बोला आपको। ये फोटो देखिए आप, मैं ही खड़ा हूँ उनके साथ। फोटो कभी झूठ नहीं बोलता है। कुछ तो ताल्लुक होगा ना मेरा उनसे। ताल्लुक होगा ही, और तेरा ताल्लुक तेरे दोस्तों से भी है, और तेरे दोस्तों का ताल्लुक तेरे क्राइम से। भला इसी में है कि तू अपना मुंह खोल दे, तेरे सेहत के लिए अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, जब मन करे तब मुंह खोल देना, लेकिन सच बोलना। इसके इंजन में ऑयल अच्छे से डालना। तुमने हवलदार से यह कहा था कि रुक्मिणी तुम्हारे साथ चलने के लिए मान गई और तुम उसे लेकर गए थे, और उसके बाद से रुक्मिणी को किसी ने नहीं देखा। मैंने उसे समझाया और वो घर चलने के लिए राजी हो गई थी, और अचानक रास्ते में उतरकर भाग गई। भाग गई? रुक्मिणी को किसी ने तेरे साथ तेरे घर के अंदर जाते हुए देखा है। अब सिर्फ सच बोलना, वरना ये हटाओ। राजेश को कस्टडी हुई थी और उसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। जमानत से बाहर आने के बाद राजेश कभी मिला था तुझे? इल्ला, कभी नहीं। हमारे पास गवाह है जिसने रुक्मिणी और तुझे तेरे पुराने घर में जाते हुए देखा है, और दूसरे दिन राजेश और तुझे भी उसी घर में जाते हुए देखा है, लेकिन दोनों में से किसी को भी उस घर से बाहर आते वक्त नहीं देखा है। कहाँ है दोनों? एक मिनट रुको। पुलिस को वहां कंकाल मिले और अभी तक 9 लड़कियां, तेरी 2 बीवियां, तेरा दोस्त राजेश गायब है। अब इतना बता दे, वो कंकाल इनमें से किसके है? वो कंकाल इनमें से किसी का नहीं है साहब। तो किसकी है? वो लाश उन लड़के में से एक का है साहब, जो हमारे शुरुआत के दिनों में हमारे इलाके में आकर हमारी लड़कियां बाहर ले जाना चाहते थे। पकड़ रहे लड़कियां, पकड़। अन्ना अन्ना सुनो मेरी बात, देख
बात करते ना, अंदर चलो ना, थोड़े 2 मिनट बैठो तो पैक मारते हैं। बड़ा बिजनेस माइंड है रे ये, बड़ा आगे जाएगा। लौंडिया को दे नहीं रहा था मैं, अब देखो कैसे है बिला। पीट कर मारा था सब उनको। और रुक्मिणी, उसके साथ क्या किया था? नहीं जाएगी। चल बात करते, चल चल लेकर। मुझको माफ कर दे, गलती हो गया। क्या गलती हो गया? सुन रहे हैं कि मैं धोखा किया तुम्हारे साथ और राजेश से प्यार किया। मुझे माफ कर दे। अरे किस बात की माफी है तो बता। मैं बुरी है। तू बुरी नहीं है, बहुत बुरी है। अब तू मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी। साली तू इस लायक ही नहीं है जितना प्यार से दिया था तेरे को। लेकिन मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं तो उसको बहुत। बंद कर तेरा नाटक। राजेश को क्यों मारा और कैसे मारा ये बता। राजेश का भी कंकाल मिला है तेरे घर से? उसका कंकाल आपको मेरे घर से मिला, लेकिन मैं तो उसको देख भास्कर, अरे तू घबरा क्यों रहे? मैं कुछ नहीं करेगा। देख, तेरे मेरे बीच में प्रॉब्लम क्या था? रुक्मणी ना, वो तो गई। अरे वो गई ना बैंगलोर अपने दादा के पास। लड़की के लिए अपना दोस्ती क्यों खराब करने का? चल पुराने टाइम को याद करते हैं, दारू पीते हैं। चल। अरे बाद में चल रे, बहुत घबराता है। चल। Cheers! अपने पुरानी दोस्ती के नाम। एक कुमार कुछ खाने ला दे जल्दी। राजेश, एक बात बता, तू मेरा घर में खाना खाने आता था ना? हाँ बहुत बार। खाना मेरी बीवी रुक्मणी बनाती थी ना। टेंशन क्यों ले रही? अरे वो हम दोनों को बना के गई। हमको हंसने का हक नहीं है क्या? हाँ बोला, खाना रुक्मणी बनाती थी ना। खाना अच्छा बनाती थी। अच्छा अच्छा एक बात बता, खाना जब वो खिलाती थी तो तुम दोनों का आंख मिलता था क्या? मतलब नए मटक का होता था क्या? बहुत बार। हाँ वो क्या ना करती थी, मेरे को जब खाना देती थी ना तो मेरे को ऐसा देखती थी, फिर मुस्कुराती थी साली। मेरे को देख के मुस्कुराती थी, तो मैं भी उसका हाथ पकड़ लेता था। अभी मैं क्या करेगा? जब मैं घर में नहीं होता था तो तुम लोग इसी बिस्तर में भास्कर मेरे को चढ़ गए रे। अरे बैठ बोला, तुम लोग इसी बिस्तर में आके मेरे बारे में बात करते थे ना, रातें रंगीन करते थे ना। बोल देख, इसको यहाँ रखने का नहीं, इसको जला के समुद्र में फेंक दिया, मच्छी खाने के लिए जा। हमें खबर मिली कि राजेश का दोस्त गोविंदम, वो भी काफी दिनों से गायब है। करना पड़ा गायब सर। जब देखो पुलिस की तरफ पीछे पीछे आके पूछता था, राजेश कहाँ है, राजेश कहाँ है। आए नहीं अब तक। उस दिन जब आया तो मैंने, राजेश क्या है बता मेरे को, नहीं तो पुलिस के पास जाएंगे। मैं पुलिस के पास क्यों जाता रहे? मैं मिला था ना तुझे। नहीं, यही मिलने का मेरे को। अरे छोड़ मेरे को। और वो 9 लड़कियां जो गायब है, क्या किया उनके साथ? नहीं जानता, इतना किया जो जानता था सब बता दिया। 6 मर्डर किए तूने, फांसी से कम सजा तुझे हो गई थी। से निराश और हताश होकर भास्कर ने जो रास्ता चुना वो सरासर गलत था। ऑटो भास्कर की कहानी हमें यह सीख भी देती है कि मेहनती इंसान
सीधे रास्ते पर चलकर भी तरक्की पा सकता है। हो सकता है कि उसमें थोड़ा वक्त लगे। भास्कर के पास हुनर था, शिक्षा थी, लेकिन उसने बहुत जल्द मेहनत और ईमानदारी का रास्ता छोड़ दिया। कामयाबी का भी अपना एक नशा होता है और यह नशा इंसान के होश ऐसे उड़ा देता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देता है, अच्छे और बुरे का फर्क मिटा देता है। हालात से हताश होकर उठाया गया एक गलत कदम उसे मौत के तख्ते तक ले गया। याद रखें, किसी और को बर्बाद करके, तबाह करके हम अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।